तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी के अंडर पावर को कैसे डिवाइड किया जाता है, आखिर पावर शेयरिंग करना क्यों जरूरी होता है और अगर पावर शेयरिंग नहीं होगी तो क्या होगा। ये जो चैप्टर है वो बोर्ड्स का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो इस चैप्टर को ध्यान से पढ़िएगा। तो इस चैप्टर की शुरुआत होती है दो देशों की कहानी से, बेल्जियम और श्रीलंका। तो सबसे पहले बेल्जियम को देखें तो ये है बेल्जियम। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। इसकी जो बॉर्डर है वो फ्रांस, नेदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग से जुड़ी हुई है। हम अगर इसकी एरिया की बात करें तो ये उतना ही छोटा है जितना हरियाणा स्टेट है और बेल्जियम की पॉपुलेशन कम है, लगभग 1 करोड़। तो अब आप इस मैप को देखो, ये जो ऊपर का एरिया है वो है फ्लेमिश रीजन। इसमें 59% लोग रहते हैं जो कि डच भाषा बोलते हैं और ये जो नीचे का रीजन है वो है वेलोनिया रीजन, जिसमें 40% लोग रहते हैं जो कि फ्रांस लैंग्वेज बोलते हैं और जो बचे हुए 1% लोग थे वो जर्मन लैंग्वेज बोलते थे। अब ये जो छोटा सा एरिया है वो है ब्रुसेल, जो कि बेल्जियम की कैपिटल है। इसमें कंडीशन अलग थी क्योंकि इसमें जो 80% लोग थे वो फ्रांस लैंग्वेज बोलते थे और जो 20% लोग थे वो डच लैंग्वेज। तो मतलब सिंपल वर्ड में जो कंट्री थी उसमें मेजोरिटी डच स्पीकिंग लोगों की ज्यादा थी और जो कैपिटल थी उसमें मेजोरिटी फ्रांस स्पीकिंग लोगों की ज्यादा थी। अब होता यह है कि इन दोनों कम्युनिटीज के बीच में टेंशन बढ़ने लगा। अब ये टेंशन क्यों बढ़ने लगता है, इसका सिर्फ 2 कारण था। पहला, जो फ्रांस स्पीकिंग कम्युनिटी थी वो रिलेटिवली ज्यादा रिच और पावरफुल थी, जिस वजह से फ्रांस स्पीकिंग कम्युनिटी डच स्पीकिंग कम्युनिटी को सप्रेस कर रही थी। दूसरा, कि जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी थी उसको इकोनॉमिकल डेवलपमेंट और एजुकेशन बहुत देरी से मिलता था। अब तुम खुद ही सोचो कि एक ही कंट्री में दोनों अलग अलग कम्युनिटी में किसी को ज्यादा लाभ मिलेगा तो किसी को कम, तो क्या होगा, आपस में तो टेंशन बढ़ ही जाएगा। गेस व्हाट, ऐसा हुआ भी। 1950 से लेकर 1960 तक बेल्जियम में दोनों कम्युनिटी के बीच में टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ने लगा और जो कैपिटल थी ब्रुसेल, उसमें तो कंडीशंस कंट्री से भी ज्यादा बिगड़ गई थी। अकोमोडेशन इन बेल्जियम। अब होता यह है कि यह प्रॉब्लम इससे पहले की और ज्यादा बढ़ती। उससे पहले जो बेल्जियम की गवर्नमेंट थी उसने समझदारी दिखाई, क्योंकि उन्होंने 1970 से लेकर 1993 तक कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार बदला ताकि कंट्री में कम्युनिटीज के बीच में लड़ाई ना हो। तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारे बदलाव होते हैं। जैसे जो पहला चेंज होता है वो होता यह है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी उसमें डच और फ्रांस स्पीकिंग लोगों के इक्वल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे। दूसरा चेंज ये होता है कि अगर कोई स्पेशल लॉ पास करना है तो वो दोनों ग्रुप्स की सहमति से ही पास होगा, किसी एक ग्रुप की मर्जी से वो पास नहीं होगा। तीसरा चेंज ये होता है कि मोस्टली सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर स्टेट गवर्नमेंट को भी दे दी जाती है और स्टेट गवर्नमेंट इंडिपेंडेंटली अपना काम कर सकती है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं रहेगा। फोर्थ चेंज ये था कि जो कैपिटल थी बेल्जियम की ब्रुसेल्स, उसमें एक अलग से गवर्नमेंट बनाई गई जिसमें दोनों कम्युनिटीज के इक्वल रिप्रेजेंटेटिव रहे। फिफ्थ चेंज ये था कि इन्होंने इन सब के अलावा एक और तरह की गवर्नमेंट बनाई जिसे कम्युनिटी गवर्नमेंट बोला जाता है। ये कम्युनिटी गवर्नमेंट तीनों ग्रुप्स के लिए अलग अलग बनाई गई, जो कि अपनी अपनी कम्युनिटीज के लिए कल्चरल, एजुकेशन और लैंग्वेज रिलेटेड टॉपिक पर काम करती है। तो अगर सिंपल वर्ड में बोलूं तो बेल्जियम में 3 तरह की गवर्नमेंट फॉर्म होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और कम्युनिटी गवर्नमेंट का। तो अब ये जो मॉडल था गवर्नमेंट का वो इतना अच्छा था कि बेल्जियम के अंदर जो दोनों कम्युनिटीज थी उनके बीच में शांति बनी रहती है और सारे लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। इतने अच्छे सिस्टम को देखकर बेल्जियम का कैपिटल ब्रुसेल्स को यूरोपियन हेडक्वार्टर बनाया जाता है। तो ये थी हैप्पी एंडिंग बेल्जियम की। अब इसी से रिलेटेड एक और दूसरी कहानी है श्रीलंका की। तो देखो, ये श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है जो कि चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। अगर हम इसकी पॉपुलेशन की बात करें तो इसमें ऑलमोस्ट 2 करोड़ लोग रहते हैं। कैपिटल ऑफ श्रीलंका इज कोलंबो। अब हम देखते हैं श्रीलंका में किस टाइप के लोग रहते हैं। तो 74% लोग सिन्हाला से स्पीकर है, 18% जो लोग हैं वो तमिल बोलते हैं और उसमें भी 2 तरह के तमिल नेटिव्स फॉर श्रीलंका। मतलब पहले वो तमिल जो पहले से ही श्रीलंका के निवासी है, दूसरे इंडियन तमिल, मतलब ऐसे तमिल से जो इंडिया के निवासी थे पर वो कई साल पहले श्रीलंका आ गए थे एज अ टी वर्कर और वहीं पर सेटल हो गए। और 7% जो लोग हैं वो है क्रिश्चियन, जो कि सिन्हालास और तमिल दोनों ही भाषा बोलते हैं। अब जो सिन्हालास स्पीकर है वो बुद्धिस्ट है और जो तमिल्स है वो हिंदू एंड मुस्लिम दोनों हैं।
मेजोरिटेरिज्म इन श्रीलंका। अब श्रीलंका की जो गवर्नमेंट थी वो सिन्हालास को सपोर्ट करने लगी, उनके हिसाब से नियम बनाने लगी। अब गवर्नमेंट ने ये किया, 1956 में उन्होंने एक एक्ट पास किया जिसमें उन्होंने सिन्हालास को श्रीलंका की ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। दूसरा, गवर्नमेंट ने सिन्हालास स्पीकर को फुल सपोर्ट करने लगे। जॉब्स और एडमिशन में मतलब 2 कैंडिडेट ने सेम जॉब के लिए अप्लाई किया है, तो उसमें से जो सिन्हाला वाला होगा उसको वो जॉब मिल जाएगी, तमिल्स को नहीं मिलेगी। इन सिंपल वर्ड डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। तीसरा, जो श्रीलंका की गवर्नमेंट थी वो धर्म के आधार पर भी भेदभाव करने लगी थी। श्रीलंका की गवर्नमेंट ने ऐसे कई सारे रूल बना दिए थे जो बुद्धिज्म को सपोर्ट कर रहे थे, बाकी रीजन को तो इग्नोर ही करने लगे। तो अब हमको ये तो पता चल गया कि श्रीलंका सिन्हालास को सपोर्ट कर रही थी, उनकी कल्चर, रीजन, लैंग्वेज, हर चीजें को प्रमोट कर रही थी। वही दूसरी ओर तमिल्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा था। तमिल्स सोच रहे थे कि जो गवर्नमेंट और मेजर पार्टीज है वो उनके लैंग्वेज, कल्चर और रिलीजन की बिल्कुल भी परवाह नहीं कर रहे थे, और यहाँ तक कि वो ये भी सोच रहे थे कि जो गवर्नमेंट है वो उनके फंडामेंटल राइट को भी नहीं मान रही थी, फॉर एग्जाम्पल राइट टू इक्वलिटी। तो अब ये तमिल्स लोग थे वो सोचने लगे कि अब गवर्नमेंट तो कुछ करेगी नहीं, इसलिए उन्हें खुद से ही कुछ करना पड़ेगा। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टीज बना दी और डिमांड करना शुरू कर दिया। इनकी पहली डिमांड थी कि तमिल्स लैंग्वेज को भी ऑफिशियल लैंग्वेज कर दिया जाए। दूसरी डिमांड ये थी कि उनके रीजन में सेपरेट गवर्नमेंट बना दिया जाए। तीसरी डिमांड थी कि तमिल्स लोगों को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले जैसे सिन्हालास को मिलती है। पर दोस्तों, जो गवर्नमेंट थी वो इनकी एक डिमांड को भी नहीं मानती। तो तमिल्स ने कहा कि अगर आप हमारी ये डिमांड्स पूरी नहीं कर रहे हो तो एटलीस्ट हमारी एक सेपरेट कंट्री ही बना दो नॉर्थ एंड ईस्टर्न में। लेकिन गवर्नमेंट तो इसके लिए भी मना कर दी। अब इस बात से तमिल्स को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। इसी वजह से होता ये है कि सिविल वॉर स्टार्ट हो जाता है, मतलब एक ही कंट्री में 2 अलग कम्युनिटीज के बीच में वॉर हो, जिस वजह से कई हजार लोग की मौत हो जाती है और आधे को तो देश छोड़ के ही जाना पड़ता है। इस सिविल वॉर की वजह से श्रीलंका में काफी ज्यादा सोशल इकोनॉमिकल लॉस होता है। तो ये थी श्रीलंका की बैड एंडिंग। तो दोस्तों, अभी तक आपने 2 स्टोरी सुनी, एक थी बेल्जियम की स्टोरी और दूसरी थी श्रीलंका की स्टोरी। दोनों ही कंट्रीज की स्टोरी सिमिलर तो थी, पर ऐसा क्या हुआ कि एक देश खुशी खुशी रहने लगा, वही दूसरा देश में सिविल वॉर हो गया? तो इसका आंसर है पावर शेयरिंग। अब बेल्जियम में हमने देखा कि उसकी गवर्नमेंट ने बोथ ऑफ कम्युनिटीज में पावर शेयर की, जिस वजह से सब खुश थे। वहीं दूसरी ओर श्रीलंका में पावर शेयरिंग नहीं होती है, जिस वजह से वहां पर सिविल वॉर हो जाता है। तो अब ये तो चैप्टर का नाम आपको पता चल ही गया होगा कि ये पावर शेयरिंग करना अच्छा है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि पावर शेयरिंग करना क्यों अच्छा है? तो इसके 2 ही रीजन है, प्रेडेंटियर रीजन और मॉरल रीजन। प्रेडेंटियर रीजन में पावर शेयरिंग अच्छा है क्योंकि उसमें सोशल ग्रुप्स के बीच में लड़ाई होने का खतरा कम रहता है, जैसे कि आपको बेल्जियम की स्टोरी से पता लग ही गया होगा। इसका मोरल रीजन ये है, पावर शेयरिंग जो है वो स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है, मतलब अगर डेमोक्रेसी को सही से चलाना है तो पावर शेयरिंग बहुत जरूरी है। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग मतलब किस किस तरह से पावर्स को शेयर किया जाता है। तो पहला है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग। इसमें होता यह है कि जो गवर्नमेंट की पावर होती है उसे सेम लेवल पर डिवाइड किया जाता है गवर्नमेंट के अलग अलग ऑर्गन्स में, जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। इन तीनों ऑर्गन्स में सब इक्वल होते हैं। पावर जो है वो बराबर रहती है पर काम अलग अलग रहता है। ये तीनों ऑर्गन्स आपस में एक दूसरे पर नजर रखती है ताकि ये देखा जाए कि कोई एक ऑर्गन ज्यादा पावर नहीं ना यूज कर रहा है। तो इस सिस्टम को हम सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस भी बोलते हैं। आप एग्जाम में जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग। इसमें होता यह है कि जो पावर होती है वो गवर्नमेंट की अलग अलग टायर्स में डिवाइड होती है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, उससे नीचे स्टेट गवर्नमेंट और उसके बाद लोकल गवर्नमेंट। इसमें क्या होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो अपनी पावर स्टेट गवर्नमेंट से शेयर करती है और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो अपनी पावर लोकल गवर्नमेंट से, मतलब पावर शेयरिंग अलग लेवल पर शेयर होती है। इस टाइप की पावर शेयरिंग को फेडरल गवर्नमेंट भी बोलते हैं। थर्ड फॉर्म है पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप। इसमें होता यह है कि जो पावर होती है वो अलग अलग ग्रुप्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होती है, जैसे कि हमने बेल्जियम में देखा ही था। जो कम्युनिटी गवर्नमेंट होती है वहाँ पर वो भी इसी का एग्जाम्पल है। सिमिलरली इंडिया में भी जो रिजर्वेशन का सिस्टम चलता है वो भी यही है। अब आपने देखा होगा कि इंडिया में वीकर सेक्शन को, जैसे ST SC OBC को रिजर्वेशन मिलता है उसकी कंसिस्टेंसी के आधार पर। तो ये जो पावर शेयर होती है वही होता है। लास्ट टॉपिक है पावर शेयरिंग अमॉन्ग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स। इसमें जो पावर होती है वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स में शेयर किया जाता है। ये गवर्नमेंट को प्रेशर करते हैं ताकि उनकी पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो, फॉर एग्जाम्पल ट्रेड यूनियन, स्टूडेंट यूनियन एक्सेट्रा।
तो ये था चैप्टर का लास्ट टॉपिक। तो ऐसा ही सिंपल एंड इजी एक्सप्लेनेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो।